हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के रिवीजन के बारे में। और आयनिक इक्विलिब्रियम का वीडियो एक दो दिन में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इक्विलिब्रियम बहुत लोग डिमांड कर रहे थे तो मैंने कहा कि पहले केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं। यार वीडियो रात में आ रहा है, उसके लिए थोड़ी सॉरी, 6 बजे नहीं आ पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है। मतलब तैयारी क्या यार, सब कुछ चीज़ों को इन प्लेस करना पड़ता है। तैयारी का मतलब ये, अगर रॉ पढ़ाना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और दिन कम बचे हैं, 15 दिन बचे हैं आज से। तो अगले 5-6 दिनों में मैं सारी थ्योरी पहले करा दूंगा, फिर PYQs के बारे में देखेंगे। टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं। PYQs के सोल्यूशन ज़्यादातर हैं तुम लोगों के पास, और मैं क्वेश्चंस भी करा ही दूंगा, टेंशन मत लो। अभी कल मैं लिक्विड सोल्यूशन डाल दूंगा, आज के बाद कल आ जाएगा लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन के बाद बचेगा आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉलिड स्टेट, और 3 चैप्टर बच रहे हैं। 3 चैप्टर हम लोग फटाफट करके ख़त्म करेंगे प्रोग्राम, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो आराम से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के थोड़े ही सवाल आए होंगे मेंस में और मतलब एडवांस में। और आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन ज़्यादा आता है, इसमें सॉलिडिटी प्रोडक्ट वगैरह, तो उसे तसल्ली से करवाऊंगा। आयनिक वाला वीडियो लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पहले छोटे छोटे चैप्टर निपटा देते हैं, आयनिक को लास्ट में करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और आयनिक यार ऐसा भी है कि आयनिक अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आयनिक पढ़ने के बाद हो सकता है हो जाए तुमसे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। मुश्किल चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड सोल्यूशन, इनके काइनेटिक्स, इनके क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, तो इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत है नहीं उतनी, ठीक है। चलो वही शुरू करते हैं बात अपनी, और बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करने से पहले हमें बात करनी होगी इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य मतलब स्टेबलाइज हो जाए, कोई नेट फोर्स जीरो हो। मतलब जब हम प्रेशर ना फील करें किसी भी साइड का, तो हम कहेंगे कि प्रेशर का क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। या अगर हमें नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो हम क्या कहेंगे उस टाइम पे, कि वो क्या है, फोर्स की वजह से क्या है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो आ रहा है। तो जब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है तो हम कहते हैं क्या आ गया है, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक। अब इक्विलिब्रियम अगर फिजिक्स में देखो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर हम एक कांच का बाउल ले लें, कांच का बाउल या कैसा भी ले लो, बाउल ले लो, मान लो एक कढ़ाई टाइप की चीज़ ले लो, और उसमें एक बॉल रख दो यहाँ पे। इस बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, बोलो। नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहे होंगे, और इसे इतना पुश किया कि ये बाउल के बाहर ना जाए, तो ये बॉल धीरे 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 अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, बॉल पहले इक्विलिब्रियम में थी, नेट फोर्स जीरो था, और थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद भी वो कहाँ आ गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। इसी का एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम मैंने बनाया है, तो ये सिंपल पेंडुलम वाला भी एग्जांपल हम बता सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम भी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करो, अब उसी कढ़ाई को क्या करो, पलट के रख लो यार। उसी बाउल को, कढ़ाई को, जो भी तुम्हें अच्छा लगे कह लो, उसे पलट के रख दो। और पलट के रखने पे क्या होगा कि जब हम बॉल को पुश करेंगे तो बॉल हमेशा के लिए चली जाएगी यहाँ पे और कभी लौट के नहीं आएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब कि जहाँ पे भी ब्लॉक रखा हुआ है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। जैसे ही उसमें फोर्स जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन पे ही है। तो अगर फ्लैट सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो कह रहा है कि ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड सी शुड बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कह सकते हैं कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम वो होंगे जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे, तो हम क्या कहेंगे, उन्हें होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक। जैसे हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल ले लें, N2 + H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया, सब गैसेस में है। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम जैसे हेट्रोजेनस रिएक्शन जैसे जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन का, ये बिल्कुल बेसिक बात है, इसे बहुत तेज़ी से निकाल देना। इसे मैं तो कहता हूँ कि इसे 1.5x पे देख के फटाफट बढ़ जाना आ गया ना, इतना देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन का है तो रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, और इरिवर्सिबल मतलब जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया, रिएक्शन रुक गई है।
रिएक्शन रुक गई, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं। इसका मतलब केवल ये है कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट क्या लिख सकते हैं, रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो डीसी बाई डी टी लिख दें या डीपी बाई डी टी लिख दें, तो डीसी बाई डी टी या डीपी बाई डी टी लिख दिया ऐसे। अगर हमने देखा ए से बी बन रहा है, ए मोल्स पर लीटर था कॉन्सेंट्रेशन, बी का 0 था, ए माइनस एक्स हुआ, तो ये कितना बना, एक्स बना। तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाया। तो क्या बनाया कि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, बी का इंक्रीज कर रहा है। एक टाइम ऐसा है जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, और जिस टाइम पे ये कांस्टेंट हुआ उसे हम कह रहे हैं टी इक्विलिब्रियम। इसी तरह से ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके नीचे आ सकता है, बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके ऊपर आ सकता है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एक दूसरे को कट भी करेंगे। इस कट करने की पोजीशन पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे, लेकिन उस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेम होना बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम अचीव होने की निशानी नहीं है, ठीक। तो ऐसा टाइम जिसपे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, यानी कि स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तब हम कहेंगे क्या कि वो हमारा टी इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए और वहीं से रिएक्शन क्या हो जाए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो और इक्विलिब्रियम भी सेम टाइम पे आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इसे हम कहेंगे ये भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करना पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से दोनों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ के हो सकता है 4 ग्राफ तो मैं बना के दे दें और पूछे कि कौन सा सही है। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ग्राफ पूछते हैं वो लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, इक्विलिब्रियम कैसा है, डायनेमिक इन नेचर है। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट डजंट मीन द रिएक्शन इज स्टॉप्ड। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड। अब ऐसा नहीं है कि क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। अगर क्लोज सिस्टम नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, समझ गए। अगर क्लोज सिस्टम है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम हम ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ अचीव नहीं कर सकते, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों ही साइड अचीव किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनली द इक्विलिब्रियम का जो स्टेट अचीव करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब कैटलिस्ट आता है वो तो इन जनरल क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, पाथ में हम जो होगा वो छोटा हो जाएगा और रिएक्शन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम अपने टाइम मतलब अब वही स्टेट नहीं चेंज होगी, बस टाइम कम लगेगा। तो दिस इज डन बाय कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्ट्रेशन इन एक्टिवेशन एनर्जी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। ये वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का ऐसा वीडियो है कि यार अगर तुम्हें जूनियर्स भी देख लेंगे तो उन्हें ही फायदा होगा, क्योंकि सिंपल चैप्टर है 11th का इकलौता। बाकी थर्मो भी मुश्किल है, आयनिक भी मुश्किल है, तो यही बचता है जो सबसे आसान है, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड active mass of the reactant raised to the power its stoichiometric coefficient, and the rate of reaction is proportional to the product of the active masses raised to the power of stoichiometric coefficient of the reactant। ये तुम्हारा काम आएगा एक्टिव मास वाला, ये लॉ ऑफ मास एक्शन काइनेटिक्स में भी काम आएगा, तो वहाँ पे हम लोग इसे लिख लेंगे। चलो दोबारा भी लिख लेंगे, क्या कर रहा है, रेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अभी एक्टिव मास का मतलब हमें नहीं पता, तो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक। ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ its stoichiometric coefficient, and the rate of reaction is proportional to the product of active masses of the active mass raised to the power of stoichiometric coefficient of the reactant। तो एक्टिव मास इन जनरली वो मास है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है, जो कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में, उसे हम कहते हैं एक्टिव मास। इन जनरल हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्टिविटी को 1 मान लेते हैं। तो जो एक्टिव मास है बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं या पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमने कोई रिएक्शन लिख ली, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस, तो रेट ऑफ ए टू रिएक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बी टू रिएक्ट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, सी टू सी और डी टू डी हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो आर एफ इज इक्वल टू लिख दिया के एफ ए इंटू बी। ऐसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा सी इंटू डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी, तो ये आर बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी इंटू सी इंटू डी। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आर एफ इज इक्वल टू आर बी होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आर एफ इज इक्वल टू आर बी होगा, तो के एफ इज इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी के बराबर हो जाएगा। अब के एफ और के बी क्या है, ये रेट कॉन्स्टेंट है। के एफ एंड के बी
आर द रेट कांस्टेंट्स। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो के एफ अपॉन के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इंटू डी अपॉन ए प्लस ए इंटू बी। इसे कहते हैं के सी। के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो के सी को हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन ए प्लस ए इंटू बी हो गया। अब अगर हम ए टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स बी गिव सी टाइम्स सी और डी टाइम्स डी ले लें, तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे हमने उनकी बस पावर लगा दी। ध्यान से देखना भाई, ए की पावर लगा दी ए में, बी की पावर लगा दी बी में, सी की पावर लगा दी सी में और डी की पावर लगा दी डी में। ठीक, तो सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। एट इक्विलिब्रियम हम लोग हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कमेंट करके बताना कि आइडियल गैस इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे यूज कर सकते हैं या कभी भी यूज कर सकते हैं। सही बात क्या है, तुम करते क्या हो ये मैटर नहीं करता, सही तरीका क्या है मेरे को ये जानना है। तुम लोग गलत काम करते हो और तुम्हें पता भी नहीं होता कि ये गलत काम है, तो ये बताना कि इक्विलिब्रियम पे ही क्यों यूज करते हैं। पहले या बाद में यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, बात नहीं, करते क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम पे ही क्यों यूज करा। अगर पहले यूज कर रहे हैं तो बेसिकली वो रियल गैसेस है, इक्विलिब्रियम पे वो आइडियल कैसे हो गई, क्योंकि रिएक्शन हो रही थी। तो एट इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं कि हम करते हो, तुम कमेंट करके बताओगे कि सही आंसर क्या है। तो पी वी इक्वल टू आ गया एन आर टी, तो पी अब इज इक्वल टू हो गया एन अपॉन वी इंटू आर टी। एन अपॉन वी को हम लिख सकते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी, तो सी इज इक्वल टू हो गया पी बाई आर टी। तो के सी को लिख दिया पी सी अपॉन आर टी की पावर सी, पी डी की पावर आर टी, पी डी अपॉन आर टी की पावर डी और पी ए अपॉन आर टी की पावर ए और पी वी अपॉन आर टी की पावर बी। पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी वी को अलग कर लिया और आर टी की पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी कर दी। तो के पी की वैल्यू आ गई के सी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और इसे के पी को लिख दिया क्या, के सी आर टी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस sum of number of gaseous reactants। ठीक, तो डेल्टा एन जी हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अगर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तो इसे हम नहीं लिख सकते। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, मीन्स पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। जिस चीज़ पे डिपेंड करती है उसे कहते हैं टेम्परेचर। तो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब तो तुम लोग यार 12th पास में हो, एडवांस देने जा रहे हो, तो रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट अर्नियस इक्वेशन के हिसाब से केवल टेम्परेचर पे डिपेंड होता है और किसी बात पे डिपेंड नहीं होता। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज के इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन विल बी के 1 अपॉन के इक्विलिब्रियम। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसे अगर तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं। हम लोगों ने H2 प्लस I2 का केस दिया, तो के सी को लिख दिया HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, और ट्वाइस HI वाली लिखी रिएक्शन, तो के सी प्राइम जो आ गया वो के सी के इनवर्स के बराबर आ गया। अब इफ वी मल्टीप्लाई रिएक्शन बाय n, देन द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी k रेज टू द पावर n। ये तो आसानी से लिखी जा सकती है। If we add equations, then the equilibrium constant get multiply, and if we subtract the equation, then the equilibrium constant get divided। ये भी बिल्कुल बात आराम से हो जाएगी। अब कैलकुलेशन ऑफ Kp एंड Kc फॉर सम स्टैंडर्ड रिएक्शन, तो अगर हम Kp की वैल्यू Kc की वैल्यू लिखना चाहे तो हमने स्टैंडर्ड रिएक्शन ले ली कि कांस्टेंट वॉल्यूम के कंटेनर भी वॉल्यूम में हमने H2 और I2 की रिएक्शन कराई और ट्वाइस HI बना लिया। ए और बी मोल्स ले लिया, तो ये 0 0 हो गया। टी इक्वल टू टी पे इसके हमने क्या किया, a माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स, तो क्या बन गया 2x। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI निकाल लिया, तो यानी a माइनस एक्स अपॉन वी, बी माइनस एक्स अपॉन वी और 2x अपॉन वी। ठीक, तो Kc की वैल्यू आ गई HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, इसे वैल्यू को पुट कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक, अब ये दो इक्वेशन है, इनका कंटेनर का वॉल्यूम v है, तो हम Kc अगर इन दोनों इक्वेशन के लिए निकालना चाहें तो चलो निकालते हैं हम लोग। t इक्वल्स टू 0 पे, देखो आराम से करके दिखा रहा हूँ, आसानी से हो जाएगा। t इक्वल्स टू 0 पे ये था, t इक्वल्स टू t पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये b माइनस एक्स हो जाएगा और ये x बनेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना आ जाएगा, x अपॉन वी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा,
बी माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक, तो केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? केसी की वैल्यू आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स अपॉन वी इंटू वी माइनस एक्स अपॉन वी। तो वी से वी कैंसिल हो गया, एक वी ऊपर गया, पलट के एक वी ऊपर चला गया, तो ये आ गया केसी की वैल्यू जो आई वही एक्स इंटू वी अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। सिंपल बात है, आसानी से निकल आई। ऐसे ही दूसरी वाली भी निकाल के मैं दिखाई देता हूँ। तुम्हें लिखना आना चाहिए, अगर तुम इक्विलिब्रियम लिखना सीख गए तो आधी कहानी वैसे भी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। टी इक्वल्स टू टी पे हो गया ए माइनस एक्स, अगर ये एक्स गया तो एक से 3 मोल रिएक्ट करा था तो बी माइनस 3x आया, तो ये कितना बन गया? 2x बन गया। ठीक, अब क्या लिखें इसे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ए माइनस एक्स अपॉन बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी बी माइनस 3x अपॉन बी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल बी 2x अपॉन बी। ठीक, तो केसी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? केसी की वैल्यू आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस 3x अपॉन वी का क्यूब इंटू ए माइनस एक्स अपॉन वी। तो केसी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब। ये आ जाएगी सीधी सीधी, आसानी से इसे निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें केपी निकालना हो मान लो, तो केपी निकालने के लिए ये ध्यान रखना कभी भी केपी इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा NG का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो हमने क्या लिखा? टी इक्वल टू टी पे ये a माइनस एक्स हो गया, ये b माइनस एक्स हो गया, और ये 2x हो गया। अभी ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर टोटल दिया है PT, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x इंटू। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का आ जाएगा a माइनस एक्स अपॉन, ये तो कैंसिल होके a प्लस बी बचा इंटू PT। तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर आ गया। ये बात समझ में आ रही इतनी यहाँ तक? पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू PT, और पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना हो जाएगा? 2x अपॉन ए प्लस बी इंटू PT। ठीक, तो Kp की वैल्यू जो आ जाएगी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 के बराबर आएगी। तो ये आ जाएगी कितनी? 2x अपॉन ए प्लस बी इंटू PT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी टाइम्स PT इंटू बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी टाइम्स PT। तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, PT से PT कट जाएगा, तो Kp की वैल्यू देखो एग्जैक्टली KC के बराबर आ जाएगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसे ड्राइव किया, हम क्योंकि सवाल को पूरा लगाने पे भरोसा रखेंगे, कभी भी छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये Kp आ गया। इसी तरह से एक रिएक्शन मान लो अमोनिया वाली भी, उसे तुम घर से कर लेना। क्वेश्चन लिख रहा है Kp फाइंड आउट करना है, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस ट्वाइस अमोनिया गैस। इसका T इक्वल टू 0 पे A मोल ले लेना, इसका B ले लेना, ये 0 ले लेना। टोटल प्रेशर PT ले लेना, इसे सॉल्व करके रखना, ये होमवर्क है। ठीक है, निकाल लोगे आंसर, अगर करना चाहो तो कर देना चैट बॉक्स में, लेकिन हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग सही निकालेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब फैक्टर्स विच डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। इफेक्ट जो करती है चीज़ वो क्या है?
वो है टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम भी अफेक्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नहीं करेगा। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वोंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वांट ऑफ इक्वेशन इसे कहते हैं। इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक, तो K2/K1, K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 और T2 ग्रेटर देन T1 है, और K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस बात को आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। कितने लोग यहाँ तक साथ में एक बारी पिंग करके बताना मेरे को कि सर हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। बहुत आराम से करवा रहा हूँ यार, इससे धीमे तो इसे पढ़ाया भी नहीं जा सकता, फिर तो मैं लिख ही दूँ सारा तभी हो पाएगा धीमे। 2 क्लास में तो मैं पूरी मतलब जब पहली बार बच्चा पढ़ता तब भी पढ़ा देता हूँ 2 क्लास में, मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे में पूरा पढ़ा देता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कोशेंट तुम्हें तो रिवाइज करवा रहे हैं। रिएक्शन कोशेंट को हम लोग जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम केवल इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं, रिएक्शन कोशेंट हम कभी भी लिख सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट हम कभी भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट स्टेज ऑफ रिएक्शन पे। तो QC की वैल्यू C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A इंटू B की पावर B होगा। Q कैन बी रिटन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ रिएक्शन, वेरएज K इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन ओनली व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो QC इज इक्वल टू KC हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा। लेस देन होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी और KC के बराबर होने की कोशिश करेगी, लेकिन जब QC बड़ा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी और KC को एडजस्ट करेगी। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G इक्विलिब्रियम पे होता है 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G होता है 0, तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट RT/ln Q होती है। तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू माइनस RT/ln की आ जाएगी, तो डेल्टा G इक्वल टू आ जाएगा -2.303 RT/ln log K। तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी 2.303 RT/ln K और ये 10। अब इसके लिए ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ तो प्लॉट कर लोगे, चलो भाई ग्राफ बना के रखना। ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में, ग्राफ प्लॉट करना है log K वर्सेस 1/T। अलग अलग कंडीशन में ग्राफ प्लॉट करना है, जेई कई बार पूछ चुका, मैंने बताया हुआ भी है, तो इसे बना के देखना। जैसे अगर मैं बता दूं कि मैं यहां से log K की वैल्यू निकाल लूं, log K की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R इंटू 1/T प्लस 2.303 डेल्टा S0 अपॉन R। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो एक लाइन इस तरह की बनेगी। ठीक, सिंपल बात है। ये कौन सी लाइन है, जब डेल्टा H लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, और डेल्टा S भी ग्रेटर देन 0 है। तो इस ऐसे तुम ग्राफ प्लॉट बना के रखना चारों कोऑर्डिनेट्स में, देखते हैं क्या क्या बनाते हो। ठीक, कैसे कैसे ग्राफ बनता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट दैट अंडरवेंट डिसोसिएशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ए में से कुछ एक्स मोल डिसोसिएट होगा, सीधे सीधे मोल्स ही माइनस कर दे रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्स मोल की जगह परसेंटेज बता रहे हैं। जैसे हमने कही कि हमारे पास 10 मोल थे, उसके 20% खत्म हो गए, या तो हम 20% कहते खत्म हो गए, या हम कहते 2 मोल खत्म हो गए, द थिंग रिमेन सेम। लेकिन हम अल्फा के कंपैरिजन में, अल्फा के टर्म्स में लिखना कंपैरेटिवली बेटर फील करते हैं, तो हमने लिखा कि सी था कंसंट्रेशन 0 तो सी माइनस अल्फा जाएगा, तो 2C अल्फा और 2C अल्फा बनेगा। ध्यान रखना, हटाएंगे हमेशा -C अल्फा ही, कभी 2C अल्फा नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख रहे हैं। ठीक, तो 1 के परसेंटेज में ही लिखेंगे तो 1 ही लिखेंगे, और C अल्फा इसलिए लिख रहे हैं कि C का कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, इस बारे में बात करनी है। ठीक, तो C माइनस C अल्फा हो गया, C अल्फा बाई 2, 3C अल्फा बाई 2 हो गया। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बाई 2, तो रो इक्वल्स टू PM बाई RT, ये बात हम जानते हैं, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स इनिशियल अपॉन मोल्स इक्विलिब्रियम। अब हमें रिलेशन निकालना हो, रिलेशनशिप निकालनी हो, तो मान लो अल्फा डी और D माइनस डी में निकालनी हो, तो मैं इसे इरेज कर दूं, दोबारा लिख के दिखा देता हूं तुम्हें। ये रिजल्ट तक पहुंचना हमें, तो A माइनस A अल्फा हो गया, तो ये A अल्फा हो गया, और ये भी A अल्फा हो गया। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी हम मान लेते हैं कि क्या थी, इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल D थी और इक्विलिब्रियम पे स्मॉल d थी, तो स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू
इनिशियल वेपर नंबर ऑफ मोल्स से ए थे और इक्विलिब्रियम पे थे ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। तो डी अपॉन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से यह आ जाएगा डी प्लस डी अल्फा इज इक्वल टू डी। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी। तो यहाँ से इसे प्रूफ किया जा सकता है आसानी से। ठीक, सेम एच आई के साथ मैंने करके दिखाया कि अगर एच आई के साथ ऐसा होगा तो इनिशियल वेपर डेंसिटी और फाइनल वेपर डेंसिटी सेम होगी। इन केस ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम द concentration of solid and liquid substance is taken at unity and will not change। ठीक, अब ये सवाल आ गए, हमने थोड़े से सवाल ले लिए हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिस्कस ली चैटले प्रिंसिपल और चैप्टर हो जाएगा खत्म हमारा। 2-4 सवाल भी लगा के दिखाई देते हैं तो मन होता है सवाल नहीं लगाते सर, नहीं तो 20 मिनट का चैप्टर था यार, है ना। 20 मिनट रिवीजन के टाइम पे तो 20 मिनट का है, हम लोग की स्पीड बढ़ जाती है रिवीजन करते समय। चलो भाई अब बात करते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने की सोचो जरा भाई, अटेम्प्ट करके देखो क्या कर रहा है। फॉर द रिएक्शन कर रहा है, फॉर द रिएक्शन twice HI gas gives H2 plus I2 gas. The degree of dissociation alpha of HI and is related to the equilibrium constant Kp by this expression। तो हमें बताना है कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। वीडियो पॉज करना है, देखना है, फिर उसके बाद अगर नहीं लगे तो सोल्यूशन देख लेना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले ईमानदारी से। ट्वाइस HI गिव्स क्या है, H2 प्लस I2। H2 प्लस I2 t इक्वल्स टू 0 पे इसे हम 1 मान ले, जब हमें कुछ नहीं दिया तो मानना ही है तो नंबर 1 मान लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा बाई 2 हुआ, ये अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक, अब हमें Kp के साथ रिलेशन निकालना हो, इसका टोटल प्रेशर अगर हम Pt मान लें तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ HI के बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू Pt। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मतलब HI अगर लिख ही लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन ये तो हो गया 1 इंटू Pt। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा बाई 2 अपॉन 1 इंटू Pt और I2 हो जाएगा अल्फा बाई 2 अपॉन 1 इंटू Pt। तो Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Kp की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बाई 2 इंटू Pt इंटू अल्फा बाई 2 इंटू Pt डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू Pt का होल स्क्वायर। ठीक, तो Pt से Pt हो गया कैंसिल सारा, ऊपर आ गया अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इधर। तो ये Kp हो गया अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ Kp को लिख सकते हैं क्या, अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो आंसर देख लो बस, अब तो आंसर ही आ गया। तो अल्फा निकालना तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2 रूट Kp माइनस रूट Kp 2 रूट Kp इंटू अल्फा। तो ये आ गया अल्फा कॉमन ले ले 1 प्लस 2 रूट Kp इज इक्वल टू 2 रूट Kp आ गया। तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 2 रूट Kp डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रूट Kp। ऐसा आंसर कोई ना कोई मैच जरूर कर रहा होगा, तो ये आंसर मैच कर रहा है डी। तो आंसर डी आ गया हमारा और शानदार तरीके से हमने सवाल को लगा लिया, आसानी से लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी को भी किसी तरह की। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, जेई का एडवांस का आया हुआ सवाल है इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ, सिंपल सवाल है, मैंने लिख के रखा है, लगा देता हूँ। ठीक, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन हमें गिवन है। A mixture containing SO3 and O2 having initial pressure 1 atm and 2 atm respectively heated at constant volume to equilibrate. Calculate the partial pressure of each gas at 800 Kelvin। ठीक है, तो हमें रिएक्शन की दी है क्या, twice SO2 gas plus O2 gas gives twice SO3 gas।
ठीक। केपी की वैल्यू हमें इसकी दे रखी है 900, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। टी इक्वल्स टू 0 पे हमसे कह रहा है कि 1 मोल इसका है, 2 मोल इसका है, ये 0 है। ठीक, 1 मोल इसका है, 2 मोल इसका, ये 0 है। टी इक्वल्स टू टी पे क्या हुआ, रिएक्शन हमने मान लिया कि बैकवर्ड आई, तो a माइनस एक्स हो गया, ये 2 प्लस एक्स बाई 2 हुआ और ये x बाई 2 बन गया, सॉरी ये x बन गया। ठीक ठीक है, सीधे प्रेशर के टर्म में डील कर लेते हैं। x प्रेशर है हमारा, ठीक, या ऐसे p लिख लो, अगर तुम्हें वैसी दिक्कत आ रही है तो p लिख लो ऐसे सीधे। ठीक, तो kp की वैल्यू किसके बराबर हो गई, kp की वैल्यू हो गई 1 माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इंटू 2 प्लस पी बाय 2। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसे क्वाड्रेटिक को यार सॉल्व करना पड़ेगा, तो ज़रा मेहनत लगेगी, करते हैं। के पी की वैल्यू दे रखी है 900, ये हो गया 1 माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू हो गया 4 प्लस पी इंटू 2। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें कैसे, ये देख लो। तो हम मान लें थोड़ी देर के लिए 4 प्लस पी विल बी वेरी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी 4 मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी जीवन आसान हो जाएगा यार, बस और कुछ नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सॉल्व होने पे निकल आएगा, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 900 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी का होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो पी 1 माइनस पी अपॉन पी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1800। 1800 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 30 का स्क्वायर रूट 2। ठीक, 30 का रूट 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, जब हम p को यहां से सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2/87। 2/87 तो बहुत छोटा नंबर है इन कंपैरिजन टू 4। ठीक, क्या निगलेक्ट कर दिया, तो ये p की वैल्यू आ गई कितनी, तो p क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 था, SO2 निकल आया, तो हमें O2 का निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस p/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/87। और पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/87, तो ये 85/87 आ जाएगा। तो हमने सबके आंसर निकाल लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं, छोटे से सवाल था, आसानी से लग गया। अब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, गैस होगा, सॉलिड और लिक्विड का हम लिखते नहीं है, तो गैस का हमने लिख दिया सीधे CO2। अच्छा, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम की बात तो ध्यान रखना कि सॉलिड और लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, इसका आंसर हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका होमवर्क में करने के लिए छोड़ देता हूँ। इसका आंसर तुम लोग भेजोगे मेरे को, सरल है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तुम्हारी जगह भी छोड़ी है, नोट्स में भी छूटी होगी। अब बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की। देखो इसमें लोग ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, ज़्यादा इसी को पढ़ने की जरूरत है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसी से ही आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बेसिकली ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, मतलब अगर हम तुमसे कहेंगे पढ़ लो तो तुम नहीं पढ़ोगे, सिंपल बात है। ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। हम कहेंगे पढ़ो बेटा पढ़ो, तुम कहोगे नहीं पढ़ेंगे सर, नहीं पढ़ेंगे। इनर्शिया कोई भी अपना नहीं छोड़ना चाहता, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से यही है लॉ ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द स्ट्रेस इज पार्शियली ऑफसेट्स। मतलब कि स्ट्रेस को हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से मूव करते हैं जिससे कि स्ट्रेस कम से कम हो जाए। अगर हम तुमसे कहें पढ़ो तो तुम स्ट्रेस को कहोगे नहीं, पढ़ के कंप्रोमाइज़ करोगे। अगर हम कहते हैं नहीं पढ़ो तो तुम पढ़ने लगोगे, उल्टा चलता है। तो हम यही कहना शुरू कर देंगे कि नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो। यार भैया हाथ जोड़ के विनती, पढ़ लो थोड़ा, 15-15 20-20 घंटे अभी जितना पढ़ सको खींचो थोड़ा सा, है ना, जिससे कि क्लियर हो जाए यार, एडवांस है ना। और फिर तुमने प्रॉमिस कर रखा है कि मेरे को फेमस करोगे, तो तुम सेलेक्ट हो जाओ, फिर फेमस भी कर देना, एडवांस के बाद फेमस कर देना थोड़ा सा। कोशिश मैं तो अपनी पूरी कर रहा हूँ यार, बाकी देखो तुम भी कर ही रहे हो कोशिश, मैं जानता हूँ। सेलेक्ट होना ना होना अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरे मन से की गई ये ज़रूरी बात है। ठीक, कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, PCl5 गैस को अगर हम हीट करें तो PCl3 प्लस Cl2 आएगा। अगर हम गुड इनपुट देंगे तो ही गुड आउटपुट आएगा। तो फिर अगर हम PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
और अगर हम Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन या PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ये तो गुड इनपुट गुड आउटपुट वाला रूल है। सीधे सीधे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर साइड जाएगी। जहाँ पे प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन में प्रेशर कम वहाँ होगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर साइड जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम से कम हो। ध्यान रखना, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम से कम होंगे रिएक्शन वहाँ पे जाने की कोशिश करेगी। ठीक, तो PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 गैस, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगी? जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है, यानी कि बैकवर्ड आ जाएगी। ठीक, और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी। अगर डेल्टा एन जी जीरो हुआ, मतलब डेल्टा एन जी जीरो का मतलब कि कोई भी चेंज नहीं है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स दोनों तरफ सेम है, तो उस टाइम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बिल्कुल प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम देन द रिएक्शन विल हैव द सेम एज डिक्रीजिंग प्रेशर, मतलब अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा हो। अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और रिएक्शन उधर साइड जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा हो। ठीक, ठीक है। तो अगर हम डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो। वॉल्यूम डिक्रीज करने पे प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करने पे प्रेशर डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन उधर साइड जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा हो। ठीक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। और एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ चेंज इंसर्शन ऑफ इनर्ट गैस और पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हम दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो इफ वी इंसर्ट द इनर्ट गैस at constant pressure, then the volume has to be increased. Therefore, the reaction will move in that direction where more number of gaseous moles are present. तुम सिंपल सोचो, अगर हम एक सिस्टम ले लें ऐसा, PCl5 से PCl3 और Cl2 गैस बनाई, T इक्वल्स टू 0 पे इसके A मोल्स ले लिए, 0 0 हो गया। T इक्वल्स टू T पे ये A माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, x हो गया। टोटल वॉल्यूम V था। अब हमने इस सिस्टम में इनर्ट गैस मान लो नाइट्रोजन डाल दी, ठीक, या आर्गन डाल दी। नाइट्रोजन तुम्हें इनर्ट ना लग रही हो, वैसे नाइट्रोजन भी होती, चिप्स के पैकेट में भरी होती, आर्गन डाल दी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक, तो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Kc की वैल्यू आ जाएगी x² V इंटू A माइनस एक्स। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो Kc क्या होगा? Kc डिक्रीज होगा। Kc डिक्रीज होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगी। ठीक, अब नंबर दूसरा तरीका क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume there is no effect of change of inserting of inert gas at constant volume. There is no effect of change, there is no effect on the equilibrium, there is no effect on equilibrium on insertion of inert gas
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जब डाल रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर ओवरऑल बढ़ेगा पीटी, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है वो उसी सेम प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी कम हो रहा होगा। तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टोटल प्रेशर बढ़ेगा लेकिन मोल फ्रैक्शन कम होके पार्शियल प्रेशर को वो कांस्टेंट कर देगा, इसलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम, ये सब बातें तुम्हें पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम को हम यहीं खत्म करते हैं, 41 मिनट हो भी गए हैं और हम लोग टॉपिक को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग लिक्विड सोल्यूशन लेके आएंगे। लिक्विड सोल्यूशन थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के भी हम लोग क्वेश्चंस कुछ करेंगे और एक दो बढ़िया सवाल घर के लिए भी देंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, मानते हैं यहीं पे ख़त्म, और आगे हम लोग मिलेंगे तब लिक्विड सोल्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम लास्ट में लेंगे और उससे आयनिक इक्विलिब्रियम लेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेंगे और ख़त्म करेंगे इस तरह से। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ। और एक जनरल मोटिवेशन वाला वीडियो तो बनता ही है तो वही तुम लोग देखते हो ज़्यादा। कोशिश कर रहा हूँ बनाऊँगा कुछ तुम्हारे लिए, एक टाइम टेबल का शेड्यूल भी मैं दूंगा अगले 15 दिन के लिए, कल या परसों में दे दूंगा पक्का। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।